मैं मचान से निकलकर दरख्त से उतरकर नीचे आ गया। महावीर ने कहा था कि मैं फायर की आवाज सुनते ही गोली चलाऊं और चीखना शुरू कर दूं, लिहाजा मुझे फायर करना था और चीखते हुए यह कहना था कि मैंने किसी जंगली जानवर को भागते हुए देखा है। गोया शशिकला के कत्ल में मुझे महावीर का साथ देना था। यह साबित करना था कि जिस वक्त एक जंगली जानवर पर गोलियां चलाई जा रही थी, उसी वक्त शशिकला रफ़ा हाजित के लिए गई हुई थी, वहीं गोलियों की जद में आ गई। अभी तो मेरा यह फर्ज था कि उसके हुक्म की तामील करूं, उसके फायर की आवाज़ सुनते ही यहां से गोली चलाऊं, उसने जो कहा वही करता रहूं। लेकिन मैं चुप खड़ा था, इस कश्मकश में मुब्तला था कि शशिकला के कत्ल के सिलसिले में उसका साथ देना चाहिए या नहीं। मैं हुक्म की तामील करने में देर कर रहा था, गोया हुक्मदूली कर रहा था। आगे बात बिगड़ने वाली थी। ऐसे वक्त दूसरे मचान से एक सिपाही ने चीख कर कहा, कहीं से गोली चली है, जरूर कोई बात है। ये कहते ही उसने जवाबन गोली चलाई। इत्तफाकन किसी जानवर के भागने की आवाज सुनाई दी। फिर तो कई मचानों से कई तरफ से फायर की आवाजें आने लगी। कई टार्च की रोशनियां अंधेरे को दूर करने लगी। इस तरह मेरा बागियाना अंदाज जाहिर ना हो सका। उधर महावीर ने यही समझा कि मैंने उसके फायर के जवाब में फायर किया है। मैं उसके हुक्म की तामील कर रहा हूं। कुदरत की यह मंशा थी कि अभी मेरे और उसके दरमियान नफरत और कशीदगी पैदा ना हो, अभी अलैदगी ना हो। इसलिए एक जंगली जानवर इत्तफाकन उधर आ निकला, फिर फायरिंग से बचता हुआ कहीं निकल गया था। दूसरी तरफ शोर मचा कि रानी शशिकला को गोली लग गई है, उसका देहांत हो चुका है। मैं मुसल्ला सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा तो शशिकला की लाश खेमे में पड़ी हुई थी। महावीर दोनों हाथों से सर थामे बैठा हुआ था। हमें देखते ही उठकर खड़ा हो गया। गुस्से से कहने लगा, अंधेरे में सोच समझकर गोलियां चलाई जाती हैं, पता नहीं किसकी गोली ने मेरी शशि को मुझसे छीन लिया है। फिर वो रानी के पास बैठकर उसका हाथ थामकर बोला, मैं किस गोली चलाने वाले को इल्जाम दूं, किसको मौत की सजा सुना दूं? आह रानी, किसी कातिल को सजा नहीं मिलेगी तो तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आह, मैं क्या करूं? यहां सब ही वफादार हैं, किसी ने तुमसे दुश्मनी नहीं की है। मैं चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। वो उसे कत्ल करने के बाद सबके सामने आंसू बहा रहा था। ना कोई सोच सकता था, ना शुबा कर सकता था कि उसे कत्ल किया गया है। यही साबित होने वाला था कि वो इत्तफाकन गोलियों की जद में आ गई थी। आखिर को वो राजा था, कोई उस पर शुबा नहीं कर सकता था। मैं कत्ल की इस वारदात का चश्मदीद गवाह नहीं था, मगर अपनी गैर मामूली समाअत के जरिए यकीन से कह सकता था कि वही शशिकला का कातिल है। लेकिन ना कोई इस बात को मानता और ना ही मैं किसी पर अपनी गैर मामूली सलाहियतें जाहिर करने वाला था। दूसरे दिन उसकी अर्थी उठाई गई, चिता जलाई गई। आसपास के रजवाड़ों से राजे महाराजे और बेशुमार रिश्तेदार आए। सबने राजा महावीर से हमदर्दी की, शशिकला की आत्मा की शांति के लिए दुआएं की। बेचारी अपने पिया की निशानी 2 बरस की दूध पीती बच्ची छोड़कर गई थी। उसे किसी आया के हवाले कर दिया जाता, वो महल के किसी हिस्से में पड़ी जिंदगी गुजारती रहती। आखिर उसकी माँ जहेज में लाई हुई जमीन जायदाद राजा साहब को देकर गई थी। उसके एवज एक बच्ची की परवरिश महंगी न पड़ती। महावीर के हुक्म से राजगढ़ में 7 दिनों तक सोग मनाया गया। जाने वाले ख्वाह किसी बहाने जान से जाएं, जाने के बाद दुनियावी दस्तूर के मुताबिक मातम करते हुए उन्हें याद किया जाता है। एक रात महावीर चौहान खूब पी रहा था। उसने मुझे बुलाकर घूरते हुए देखा, फिर पूछा, तुम्हारे दिल में क्या है? मैंने बेख्तियार कहा, मेरे दिल में खुदा है। खुदा के नहीं, इंसानों की बात करो। ये बताओ, तुम मुझे छुप छुप कर घूर घूर कर क्यों देखते हो? जब कभी नजरें मिलती हैं तो मुंह फेर लेते हो। सच बोलो, तुम्हारे दिल में क्या है? यही मैं पूछता हूं, आपके दिल में क्या है? क्या ये समझते हैं कि मैंने आपकी दासी रुक्मणी के साथ पाप किया है? वो तड़ाह कर बोला, किया नहीं है। ये देखो कि हमारा दिल कितना बड़ा है। हम जानते हुए भी अनजान बन गए, तुम्हें मुआफ कर दिया। मैंने रस्मी तौर पर एक मुलाजिम की हैसियत से कहा, आपकी मेहरबानी है। तुम ये बताओ, हमसे क्या शिकायत है? हमें छुप छुप कर घूर घूर कर क्यों देखते हो?
इसलिए कि मैं आपके एक भेद का, एक जुर्म का चश्मदीद गवाह हूं। उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने रानी शशिकला को गोली मार दी थी। उसने चौंक कर मुझे देखा। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, नशे की हालत में आगे पीछे झूम रहा था। उसने गुस्से से पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने झूठ कहा। जिस वक्त आप रानी से बातें कर रहे थे, फिर उसे गोली मारी, उस वक्त मैं वहां एक जरा दूर झाड़ियों के पीछे था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरे फायर की आवाज में कहीं दूर से गोली चलाई थी। वो मैं नहीं था, एक सिपाही ने फायर किया था। दरअसल मैं आपके इरादे को भांप गया था, इसलिए मचान की तरफ नहीं था। आपका पीछा करता हुआ वहां झाड़ियों के पीछे छुप गया था। वो थोड़ी देर तक मुझे घूर कर देखता रहा, फिर एक घूंट पीने के बाद बोला, ठीक है, तुम चश्मदीद गवाह हो, आगे बोलो, क्या इरादा है? क्या मुझसे दुश्मनी करोगे? क्या यह ऐलान करोगे कि मैं शशिकला का हत्यारा हूं? नहीं। कहां एक राजा और कहां ये नौकर? मैं नौकरी छोड़कर जाना चाहता हूं। तुम्हें छोड़ना होता तो हम उसी रात तुम्हें छोड़ देते जब तुमने हमारी दासी के साथ मुंह काला किया था। यहां की हर चीज तुम्हारे लिए एक अमानत है। तुमने अमानत में खयानत की। हमें यकीन है आइंदा तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। यहां से जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं कुछ न बोला, सर झुकाए खड़ा रहा। उसने कहा, तुम हमारे भेदी बन गए हो। क्या तुमने हमारी शशिकला से होने वाली बातें भी सुनी थी? मैंने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। उसने कहा, फिर तो ये मानते हो कि वो रानी बदचलन और बेवफा थी। उसने एक हराम की बच्ची को पैदा करके हमें बाप बनाया, धोखा देना चाहा। जी हाँ, मैंने सब कुछ सुना है। वो आपसे तलाक मांग रही थी। आप उसे छोड़ देते, जाने देते, उसकी हत्या न करते। तुमने ये भी सुना होगा कि हमने उसकी हत्या क्यों की। वो जहेज में जो कुछ लाई थी उसे हम मुनाफे के तौर पर हासिल करना चाहते थे, लिहाजा उसकी मौत लाजमी थी। फिर तो रानी कलावती भी आपको फरेब दे रही है। उसने जो बेटे को जन्म दिया है वो भी आपका नहीं है। वो शीशे के जाम को मुंह से लगाकर कई घूंट पीने के बाद बोला, हाँ, अब उसकी बारी है। इन औरतों ने फरेब देकर उनसे पीछा छुड़ाने का माकूल जवाब पैदा किया है। उन दोनों से भी दिल भर चुका है। ये जाएंगी तो और नहीं आएंगी। वो खाली जाम को भरते हुए बोला, हसीन औरत बस एक रात की शायरी होती है। सुहाग रात में कली बनकर आती है, दूसरी सुबह फूल बनकर खिलती है, हमें गोभी का फूल दिखाई देती है। वो एक घूंट पीकर बोला, महल में जितने गुलदान हैं रोज सुबह उनमें ताजा फूल खिलते हैं, तो फिर हमारी आगोश के गुलदान में एक ही फूल क्यों, दूसरी तीसरी कली क्यों ना आए? वो हंसने लगा। हिंदुस्तान के राजा और नवाब ऐसे ही अय्याश थे। ब्रिटिश सरकार अंग्रेज बहादुर के साये में परवरिश पा रहे थे। उनकी वफादारी और ताबेदारी ये थी कि वो अपने रजवाड़े की तमाम जनता को ताज बरतानिया का वफादार बनाकर रखते थे। ये काम राजा की फौज करती थी और वो अय्याशी करते थे, शराब और शबाब में मस्त रहते थे। राजा महावीर भी यही कर रहा था। मैं चुपचाप सर झुकाए सुन रहा था। उसने कहा, इस बार हमारा काम तुम करोगे, रानी कलावती को ठिकाने लगाओगे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर कहा, बच्चा अभी दूध पी रहा है सरकार, बच्चे को मां से दूर ना करें, तलाक देकर मैके भेज दें। वो इनकार में सिर हिलाते हुए बोला, रानी अपने बदन को खूबसूरत बनाकर रखना चाहती है, वो उसे अपना दूध नहीं पिलाएगी। उसने पहले 2 माह बच्चे को बकरी का दूध पिलाया, अब वो गाय का दूध पी रहा है। मां के बगैर जी लेगा। हमारी औलाद नहीं हो सकती, वारिस जरूरी है। हमारी बड़ी रानी उस बच्चे को संभाल लेगी। उसने 2 घूंट पीकर मुझे घूरते हुए पूछा, तुम हमारा हुक्म टालना चाहते हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, सरकार, मैंने कभी आपके किसी हुक्म से इनकार नहीं किया, मगर आप मेरी मर्दानगी का, मेरे उसूलों का ख्याल करें। मैंने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। आपके कई वफादार गार्ड्स हैं, उनमें से कोई ये काम कर सकता है। वो मेज पर गिलास पटकते हुए बोला, तुम हमारे हुक्म से इनकार कर रहे हो। मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ। नौकरी छोड़कर जाना चाहता हूँ। आप नहीं चाहते, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। इस शर्त पर ताबेदार बनकर रहूंगा कि मुझसे किसी औरत की हत्या न कराएं। वो सुन रहा था और सोच रहा था।
धीमा पड़ गया था। फिर उसने सर हिलाकर कहा, हम इस मामले में किसी भी गार्ड को अपना भेदी नहीं बनाएंगे, खुद ही रानी कलावती से मुक्ति हासिल करेंगे। वो जरा चुप हुआ, एक एक घूंट पीता रहा, सोचता रहा, फिर बोला, अगले रविवार को छोटी रानी के मेके में गणपति पूजा है, तुम हमारे साथ चलोगे। हमारा ख्याल है हम वहां अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे। अब जाओ यहां से, हम खूब सोच समझकर मंसूबा बनाएंगे। शिकार खेलते वक्त, दुश्मनों से मुकाबला करते वक्त मैं दरिंदा बन जाता था, किसी पर रहम नहीं करता था। जो काटने आता था उसे कुत्ते की मौत मार डालता था, लेकिन ख्वामख्वाह किसी की जिंदगी से नहीं खेलता था। राजा चौहान की जिंदगी में आने वाली रानियों से मुझे हमदर्दी थी। वो बेचारियां राजा को अपने बच्चों का बाप बनाने के लिए गुनाहों की दलदल में धंस गई थीं। अब एक एक करके मौत की तरफ जा रही थी। उत्तर प्रदेश में एक छोटे से रजवाड़े का नाम भीमपारा था। रानी कलावती वहां के राजा पृथ्वी की बेटी थी। मैं राजा महावीर के शाही काफिले के साथ वहां पहुंचा तो वहां के राजा ने अपनी बेटी और दामाद का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बअल्फाज दीगर अपनी बेटी की मौत को खुश आमदीद कहते हुए गले लगाया। मेरे अंदर बेचैनी सी थी। मेरा ज़मीर कह रहा था कि रानी ख्वामख्वाह जान से जाएगी, उसके लिए कुछ करना चाहिए और उसकी जान बचाने के लिए, उसके साथ नेकी करने के लिए महावीर के इरादों के खिलाफ कदम उठाना जरूरी था। वो रानी मेरी कोई सगी नहीं थी, बहुत ही मगरूर थी, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। इसके बावजूद किसी हराम मौत मरने वाली को बचाना नेकी भी थी और मर्दानगी भी, और ईमान का तकाजा था कि जिसके लिए अच्छाई करो उसका बुरा पहलू ना देखो, नेकी करो और दरिया में डाल दो। कलावती की छोटी बहन फूलवती लंदन से तालीम हासिल करके आई थी। एक तो राजकुमारी थी, फिर 7 समुंदर पार से आई थी। ऐसा हुस्न जमाल लेकर आई थी कि मैंने उसे देखा तो बड़ी देर तक देखता रह गया। बड़ा ही दमकता हुआ हुस्न था और गरजती हुई जवानी थी। जुबान बेजुबानी से कहती थी, मैं सिर्फ गरजती नहीं हूं, बरसती भी हूं। राजा चौहान ने उसे देखा तो हजार जान से आशिक हो गया। ये इरादा और पुख्ता हो गया कि रानी कलावती से पीछा छोड़ाना ही होगा। वो मरेगी तो राजा बहादुर अपनी हसीन और जमील साली से ब्याह रचा सकेंगे। मैं कश्मकश में था। ऐसी कोई तदबीर सुझाई नहीं दे रही थी कि कलावती की जान भी बचा लेता और महावीर को खबर भी न होती कि रानी कैसे बच गई। उसे ये कभी मालूम ना होता कि उसकी नाकामी के पीछे मेरा हाथ रहा है, लेकिन ऐसी कोई तदबीर जहन में नहीं आ रही थी। ऐसे वक्त फूलवती लंदन से आकर हालात को एक नए मोड़ पर ले आई। ये तो मैंने देखा था कि मेरे कद और डीलडोल के आगे औरतें दिल हार जाती थीं, लेकिन पहली बार ये देखा कि राजघराने की एक दोशीज़ा अपना दिल हार गई। मुझसे सामना हुआ तो गर्दन उठाकर हैरानी से बोली, ओ गॉड, तुम जमीन पर हो मगर आसमान लगते हो। तुम्हें सर से पांव तक देखने के लिए आसमान तक देखना पड़ता है। मैं उसे झुकी झुकी नजरों से देख रहा था। सिपाही था, शिकारी था, दुश्मनों से पंजे लड़ाना जानता था, शायरी नहीं जानता था, मगर इन लम्हात में दिल कर रहा था कोई अच्छा सा शेर, कोई अच्छा सा गीत याद आ जाए और मैं गुनगुनाने लगूं। अब तक मेरी निगाहों के सामने कितने ही गुल खिले थे, लेकिन मैंने कभी गुलचीनी नहीं की, सिर्फ अपनी शरीके हयात साजिदा पर इक्तफा करता रहा। मेरा मिजाज ही ऐसा था, भंवरा बनकर कली कली नहीं मंडलाता था, मगर अब मेरे मिजाज के खिलाफ कुछ होने वाला था। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब रंग और ढंग कैसे बदलने वाले थे ये आगे जाकर मालूम होने वाला था। फूलवती मुझसे मुतासिर होकर सर से पांव तक बार बार देख रही थी और कह रही थी, तुम आदमी नहीं देव लगते हो। मुझे जल्दी से ये बताओ, क्या तुम्हारा नाम जी और एस से शुरू होता है? मैंने असबाद में सर हिलाकर कहा, हाँ, मेरा नाम गाजी सलाहुद्दीन है। अच्छा, तो तुम मुसलमान हो? फिर तो बिल्कुल वही हो। मैंने पूछा, वही कौन? डॉक्टर डॉकलस ने कहा था कि जिसका नाम जी और एस से शुरू होगा वो मेरी जिंदगी में आएगा और वो मुसलमान होगा। ये डॉक्टर डॉकलस कौन है? लंदन के बहुत ही मशहूर और मारूफ पामिस्ट हैं। सितारों की चाल को समझने वाले बहुत बड़े ज्योतिषी हैं।
उन्होंने कहा था। वो कहते कहते रुक गई, फिर बड़ी शौक अदाओं से बल खाकर दूसरी तरफ घूम गई। चंद कदम तक उसकी कमर बल खाती गई, फिर वो सर को झटक कर परांदे वाली चोटी को लहराते हुए बोली, मैं क्यों बताऊं कि पामिस्ट ने क्या कहा है। जो बात वो कहता है पत्थर पर लकीर होती है। उसने झुककर जमीन से एक नन्हा सा कंकर उठाकर मुझे देखा, फिर कंकर मारते हुए बोली, वाह क्या बात है। यहां आते ही उसकी पेशनगोई रंग दिखा रही है। मैं चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। उसकी अदाएं बड़ी पुरकशिश थी। मैं बंदूक की गोली और तलवार की काट जानता हूं। पहली बार अदाओं की काट से अपने दिल की काट छांट होते देख रहा था। अगरचे उसने खुलकर कुछ नहीं कहा था, फिर भी एक नजूमी के हवाले से बहुत कुछ कह चुकी थी। उसने दूर ही से अपना एक हाथ बढ़ाकर हथेली फैलाकर कहा, जो इन रेखाओं में है उसे मैंने देख लिया है। अब कहीं जाने नहीं दूंगी, अपनी मुट्ठी में बंद करके रखूंगी। उसने मुट्ठी बंद करते हुए मुझे देखते हुए एक गहरी सांस ली। अंदाज ऐसा ही था जैसे मुझे अपने अंदर खींच रही हो। फिर वो गुनगुनाती हुई लहराती बल खाती महल के अंदर जाकर नजरों से ओझल हो गई। मैं महल के गार्डन में था, वहीं पत्थर के बने हुए एक बेंच पर बैठ गया। पहले तो रानी कलावती के मामले में उलझा हुआ था। ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे हराम मौत से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए या महज तमाशाई बनकर रहना चाहिए। ऐसे में फूलवती एक नया मसला बनकर एक खुले हुए चैलेंज की तरह सामने आ गई थी। ये बात समझ में आ रही थी कि कलावती जिंदा रहेगी तो राजा महावीर उसकी बहन से कभी शादी नहीं कर सकेगा। अगरचे वो मोहब्बत के हवाले से आ रही थी, मगर एक राजकुमारी और एक मुलाजिम की मोहब्बत पनपने वाली नहीं थी। तरह तरह की मुश्किलात और जानलेवा अदावतें जन्म लेने वाली थी। अभी मैं नहीं जानता था कि राजहट के असूलों पर परवान चढ़ने वाली जिद्दी राजकुमारी क्या गुल खिलाने वाली है। उसने वजाहत से ये नहीं बताया था कि लंदन के मशहूर पामिस्ट ने उससे क्या कहा है। वैसे ये मालूम हो गया कि उस राजकुमारी की जिंदगी में जिस शख्स को अहमियत दी गई है उसके नाम के पहले हरूफ जी और एस हैं, और वो डॉक्टर डॉगलस की पेशगोई के बायस मुझसे मुतासिर हो रही थी। शायद मेरे बारे में और बहुत कुछ मालूम करने के लिए रह गया होगा, इसलिए जल्द ही मुझसे कतरा कर चली गई थी। मेरे लिए लम्हा फिक्रिया था, राजा चौहान को मालूम होता कि वो मेरी तरफ माइल हो रही है तो वो अपने बॉडीगार्ड का रकीब बनने की तौहीन बर्दाश्त न करता, मुझे गोली मार देता। अगर मैं बच निकलता तो अपने वसी इख्तियारात के जरिए मेरा जीना हराम कर देता। अभी यह समझ में नहीं आ रहा था कि मौजूदा हालात में क्या करना चाहिए। जिस्मानी कुव्वतों का मुजाहरा करना हो तो मैं एक वक्त में दर्जनों दुश्मनों से टकरा जाता हूं, लेकिन पहली बार जिस्मानी नहीं जहनी उलझन में मुब्तला हो रहा था। ऐसे वक्त जी कर रहा था कि इन झमेलों से दूर रहने के लिए कहीं चला जाऊं, किसी वीराने और सन्नाटे में तन्हा रहकर सोचूं और समझूं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। पृथ्वी ने अपनी बेटी और दामाद का दिल बहलाने के लिए हुक्म दिया कि खुले मैदान में खेल तमाशे किए जाएं। फूलवती ने लंदन में घोड़सवारी और राइफल शूटिंग की तरबियत हासिल की थी। वो अपनी प्रजा के सामने, खुसूसन मेरे सामने, अपनी घुड़सवारी के कमालात दिखाना चाहती थी। रेस के मैदान में जाने वाले घोड़ों को थोड़ी सी शराब पिलाई जाती है। फूलवती ने सवारी के लिए जिस घोड़े का इंतखाब किया था उसे अपनी मौजूदगी में शराब पिलाई। साइस को हुक्म दिया कि घोड़े को मुकर्रर मिकदार से ज्यादा पिलाई जाए ताकि वो बेजुबान मस्ती में रहे और उसके इशारों पर नाचता रहे। महल के सामने खुले मैदान में बड़ा सा पिंडाल सजाया गया था। वहां राजघराने के लोग जर्क बर्क मलबूसात में विराजमान थे। राजा पृथ्वी अपनी बेटियों के साथ एक ऊंची मसनद पर सर उठाए सीना तान कर बैठा हुआ था। राजा महावीर चौहान के लिए एक अलहदा ऊंची मसनद थी। वो भी शाहाना बुलंदी पर बैठा बार बार फूलवती को देख रहा था। बेशक वो ऐसी हसीन और जाजिब नजर थी कि नजर भर कर देखने के बाद भी दिल नहीं भरता था। किस्सा हातम ताई के एक किरदार की तरह धड़कने कहती थी कि एक बार देखा है, बार बार देखने की हविस है। चौहान की नजरों में हविस थी, वो मोहब्बत से देखना नहीं जानता था। उसने मुझे इशारे से करीब बुलाया।
मैं करीब आया तो मुझे और करीब होकर बात सुनने को कहा। वो राजदारी से कुछ कहना चाहता था। मैंने उसके आगे सर झुकाया तो वो सरगोशी में बोला, कुमारी जी को देख रहे हो, क्या गजब का सिंगार किया है, घुड़सवारी के लिबास में भी पटाखा लग रही है। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, जी हाँ। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, हाय हम तो हार गए, उसे हासिल करने के लिए पूरा राजपाट दांव पर लगा देंगे। मैंने पूछा, ये नेक काम कब करेंगे? वो अपनी धुन में था, मेरे तंज को समझ न सका। उसने कहा, हमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, मगर अभी दिल से कहते हैं उससे मोहब्बत हो गई है। हमारे लिए कुछ करो, आप हुक्म करें, मुझे क्या करना है? हम नहीं जानते, बस कुछ करो। देर होगी तो ये हाथ से निकल जाएगी। नहीं निकलेगी, अभी तो लंदन से आई है। जब आप कहते हैं मोहब्बत हो गई है तो पहले मोहब्बत करें, राजकुमारी के दिल की बात मालूम करें, उन्हें अपनी तरफ मायल करें। उसने फूलवती की तरफ देखा, वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वो खुश होकर बोला, जब भी हमसे नजरें मिलती हैं वो मोहब्बत से मुस्कुराने लगती है। देखो इस वक्त भी मुस्कुरा कर देख रही है। मैं उससे क्या कहता, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं खुश था और परेशान भी था। इस राजकुमारी की चाहत के पीछे न जाने कितनी बंदूकों की गोलियां मेरी मुंतजर होंगी। मैं ना तो आशिक मिजाज था और ना ही अभी उससे दिल लगाने की मुतालिक सोच रहा था। वैसे हम आजिज हैं, मजबूर हैं। हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? वही होता है जो मुकद्दर में लिखा होता है। मेरे अंदर खतरे की घंटी बज रही थी, कह रही थी मेरी शामत आने वाली है। राजा पृथ्वी ने अपनी जगह से उठकर बड़े फख्र से कहा, प्रजाजनों, तुम सब जानते हो हमारी फूलवती लंदन से तालीम हासिल करके आई है। राजकुमारी ने राइफल शूटिंग और घुड़सवारी की भी ट्रेनिंग हासिल की है। हमारी ये जान से प्यारी बेटी अभी घुड़सवारी और निशानेबाजी के कमालात दिखाएगी। मैदान के एक सिरे पर दूर तक हजारों औरतें, मर्द, बूढ़े और बच्चे बैठे हुए थे। राजकुमारी मैदान में आई तो सब तालियां बजाने लगे। राजा और राजकुमारी के जय जयकार होने लगी। फूलवती ने अपने पिता महाराज के आगे सर झुकाकर आशीर्वाद लिया, फिर गर्दन घुमाकर मुझे देखा। इस वक्त राजा चौहान की खुशफहमी दूर हो गई। मैं जरा दूर खड़ा हुआ था। फूलवती की नजरें कह रही थी कि वो दूर वाले को बड़ी अपनाइयत से देखने के बाद मैदान में जा रही है। महावीर मुझे घूर कर देख रहा था। मैं उससे नजरें चुरा रहा था। अजीब सूरत हाल थी। कुछ ना करने के बावजूद प्यार का सजावार बन रहा था। मैदान में शूटिंग टारगेट के लिए जगह जगह ऊंचे पत्थर नस्ब किए गए थे। चांदी की एक थाल पर राजकुमारी के लिए एक भरा हुआ रिवॉल्वर लाया गया। साइस उसके मुंतखब घोड़े की लगाम थामकर मैदान में आ रहा था। मैं घोड़े को बड़ी तवज्जो से देख रहा था। वो बड़ा मस्त होकर जमीन पर पांव मारता हुआ चल रहा था। मैं 8 बरस की उम्र से घुड़सवारी करता आ रहा हूं। कई मुल्कों के कई नस्ल के घोड़ों के तेवर पहचानता हूं। इस वक्त यकीन से कह सकता था कि वो घोड़ा फिल वक्त सवारी के काबिल नहीं है। मैं हैरान था कि राजकुमारी के लिए ऐसे घोड़े का इंतखाब क्यों किया गया है। मैं इस घोड़े के करीब जाकर उसे अच्छी तरह परख सकता था, लेकिन वहां जाने का मतलब यह होता कि फूलवती के पास जा रहा हूं। राजा चौहान पहले ही मुझसे बदजन हो गया था। मैं इस माहौल में उसकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था, लिहाजा उसके करीब आकर बोला, सरकार, आप राजकुमारी को घुड़सवारी से रोक दें। इस घोड़े का इंतखाब गलत है। वो अपनी जगह से उठकर बोला, सच बोल रहे हो?